हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज जो है वो चालू करी थी। कक्षा 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जो है उसको हम कवर कर रहे थे। अभी तक हमने टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज ये फाइनल हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। आज ये हमारी क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को भी समझा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी है। सारा ओवरऑल कंप्लीट तरीके से हमने एनसीईआरटीज को कवर किया हुआ है। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका एक तरीके से आठवें नंबर के लेक्चर है। ठीक है, 8वां चैप्टर है। एक लेक्चर में हम एक चैप्टर को कवर कर लेते हैं और इस चैप्टर का जो नाम है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, बेसिकली इसमें हम भारत की जलवायु देखेंगे, वनस्पति देखेंगे और वन्य प्राणी को देखेंगे। ठीक है, कि जंगलों में जो रहने वाले जीव हैं, चाहे फिर वो पादप हों या फिर जंतु हों, उनके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर, आज का ये 8वां चैप्टर हम शुरू करते हैं। और एक तरीके से ये जो एनसीईआरटी है, 8वां जो क्लास 6 के एनसीईआरटी जो है, इसके समापन भी आज के इस वीडियो में हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं अगर हम उसकी बात करें तो सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, जिसमें हमने भारत का राजनीतिक एवं भौतिक विभाजन देखा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में देखा। मतलब बहुत तमाम सारी जो भी भौतिक विभाजन में जो भी जैसे पठार हो गए, नदी हो गए, मैदान हो गए, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में हमने 7वें चैप्टर में देखा था। 8वें चैप्टर में हम भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी को देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर इंडिया, क्लाइमेट्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले इसमें मौसम के बारे में बताया गया है कि मौसम बेसिकली क्या होता है। तो मौसम जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो है परिवर्तन है, वही क्या है, मौसम है। भाई जैसे हमने कहा, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज थोड़ा बादल छाए हुए हैं इसलिए थोड़ा सा ठंडक है। ठीक है, तो मतलब आज थोड़ा ठंडक है, तो ये क्या है, मौसम है ना। मतलब दिन प्रतिदिन जैसा हम फील करते हैं, बहुत गर्म फील कर रहे हैं, बहुत आर्द्र फील कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा बारिश टाइप फील कर रहे हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा हम ठंडी महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये मौसम है। ठीक है, मतलब वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही क्या है, मौसम है। इसमें तापमान, आज का टेम्परेचर क्या है, कहोगे आज मौसम थोड़ा सा गर्म है, आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो तापमान एक प्रमुख फैक्टर होता है। वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि जो है, इसमें प्रमुख क्या है, इसके प्रमुख कारक हैं आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म हो सकता है, कभी ठंडा हो सकता है, कभी आसमान में बादल छा सकते हैं। ठीक है, मौसम कभी क्या हो सकते हैं, गर्म हो सकते हैं, कभी ठंडे हो सकते हैं, कभी आसमान में जो है बादल छा सकते हैं, तो कभी वर्षा होती है। ठीक है, तो बेसिकली मौसम के बारे में आपको एक जो छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको दी गई। ठीक है, और यही मौसम जो है, जैसे कि देखो मौसम तथा जलवायु में क्या है, जलवायु में क्या मतलब अंतर होता है। तो जलवायु जो है किसी स्थान की एक बहुत समय, एक लंबे समय तक के मौसमों का जो औसत होता है वो होती है जलवायु। और मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन वायुमंडल में जो है, दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाला जो परिवर्तन है उसे ही हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। तो देखो भारत में जो है सामान्यतः 4 प्रकार के मौसम है। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के मौसम है, 4 प्रकार के मौसम है सामान्यतः। दिसंबर से फरवरी तक की बात करें तो ठंडा मौसम होता है, जिसको हम सर्दी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्च से मई तक का जो मौसम होता है काफ़ी गर्म होता है, इसको हम गर्मी के नाम से जानते हैं। और जून से दिसंबर तक का जो मौसम होता है इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम कहते हैं, जिसमें वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, तो उन समुद्रों से जो हवाएं, उधर से जो मतलब समुद्रों का जो वाष्प होता है, उधर से मानसून आते हैं, वाष्प लेकर के स्थल की ओर बढ़ते हैं, जिसके कारण ये जो हवाएं हैं पहाड़ों से टकराती हैं, पर्वतों से टकराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्षा होती है। ठीक है, तो वही एक प्रकार से वर्षा क्या है, वर्षा है दक्षिण पश्चिम का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर की बात करें, अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम है। ठीक है, देखो जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, समुद्रों से धरातल की ओर आते हैं, और अक्टूबर और नवंबर में जो है मानसून वापस लौटते हैं।
ठीक है, लौटने का मौसम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसको हम शरद ऋतु कहते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, 4 प्रकार के हैं। पहला कोल्ड वेदर सीजन है जिसको हम विंटर कहते हैं, ये दिसंबर टू फरवरी होता है। फिर दूसरा हॉट वेदर सीजन होता है जिसको हम समर कहते हैं, ये मार्च टू मई होता है। और तीसरा हमारा होता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसको हम रेनी कहते हैं, वर्षा वाला मौसम कहते हैं, ये जून टू सितंबर होता है। और चौथा हमारा होता है सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, इसको हम ऑटनम बोलते हैं, या फिर अक्टूबर जो होता है अक्टूबर और नवंबर के मध्य होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि मौसम कितने प्रकार के होते हैं, उनका टाइम क्या होता है बेसिकली, और वो क्यों उनका वो नाम होता है ना। इस वर्षा वाले में वर्षा होती है, ठीक है, और क्यों होती है जब दक्षिण पश्चिम मानसून स्थलों की तरफ बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम शीत ऋतु की बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, शीत ऋतु की बात करेंगे। तो ठंडे मौसम में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान कम होता है। ठीक है, उत्तर भारत में जो है तापमान वो काफ़ी कम होता है। तो उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ी सी बातें बताई गई हैं कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें जो हैं अधिकतर सीधी पड़ती हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं जिसे लू कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लू की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, लू की डेफिनेशन दी गई है। लू क्या होती है, तो गर्म एवं शुष्क पवन होते हैं। लू क्या होते हैं, गर्म एवं शुष्क पवन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर वर्षा का मौसम, अब हम देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे हम वर्षा का मौसम कहते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ठीक है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, ध्यान दीजिएगा जो बात अभी अपने आपको समझाई वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। यह समय पवन, ठीक है, इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, अरब सागर से क्या है, अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। ठीक है, वे अपने साथ क्या है, वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं, जब ये पवन जो है पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होती है, वर्षा होती है। तो बेसिकली दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से क्या है, स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, स्थल की ओर बहती हैं और अपने साथ नमी भी लाती हैं, अपने साथ नमी एवं जलवाष्प भी लाती हैं, और जो पहाड़ों से टकराती हैं, जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होती है, वर्षा होती है। फिर उसके बाद हम मानसून के लौटने का जो मौसम होता है उसको हम शरद ऋतु कहते हैं। मानसून के लौटने का जो मौसम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शरद ऋतु बोलते हैं। ठीक है, इस समय पवन जो है स्थल भागों से लौटकर, भाई पवन समुद्रों से होकर स्थल की तरफ गई, अब पहाड़ों से टकराएंगी, वो फिर लौटेंगी। ठीक है, अब वो क्या होंगे, वो फिर लौटेंगे। तो ये लौटने का जो समय होता है ये शरद ऋतु होता है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ठीक है, हिमालय वगैरह, हिमालय की जैसे पर्वतों से टकराती हैं फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ ये बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, भारत के दक्षिण भागों, देखो शरद ऋतु में भारत के है ना दक्षिण भाग में जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो गया में वर्षा होती है। बाकी जगहों पे तो वर्षा कब होती है, जब मानसून आते हैं, लेकिन जब मानसून लौटते हैं तो खास तौर से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है वर्षा होती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो आगे आपको जो बताया गया है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। जैसे हमने बताया था आपको जलवायु क्या है, कि ये बहुत लंबे समय के जो मौसम है, बहुत लंबे समय के मौसमों का जो है वो औसत होता है ना। तो वही चीज़ है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम का जो औसत दशा है, मौसम की जो औसत दशा है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये बात नोट कीजिएगा। ठीक है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट कीजिएगा कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के किससे लिया गया है, मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है।
देखो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय, क्योंकि कर्क रेखा इसके लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा एवं कर्क रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसून पवनों से होती है। ठीक, मानसून पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो भारत की जो कृषि है, भारत की कृषि जो है ये वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। देखो अच्छा मानसून हम कब कहेंगे कि मानसून अच्छा है, तो अच्छा मानसून हम तब कहेंगे जब पर्याप्त वर्षा होगी और पर्याप्त प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा, तब हम कहेंगे कि अच्छा मानसून है। ठीक है, ये बात समझ गए। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, जैसे ऊंचाई हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, उच्चावच हो गया। उच्चावच मतलब कि वो कैसा है, मतलब उसका जो ऊबड़ खाबड़ है कि समतल है ना, वैसा उसको हम कहेंगे ऊंचावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, है ना। किसी स्थान की जो जलवायु होती है, किसी स्थान की जलवायु जो होती है उसकी स्थिति, जैसे कि ऊंचाई कितनी है, उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, समुद्र से उसकी दूरी क्या है, उसका ऊंचावच क्या है, मतलब वो प्लेन है या फिर ऐसे उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो ये सब तमाम फैक्टर जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी होगी। ठीक है, जैसे पहाड़ों की जलवायु अलग होगी, मैदानों की जलवायु अलग होगी, पठारों की जलवायु अलग होगी, है ना। तो समझ गए होंगे आप कि उसकी स्थिति क्या है, मतलब समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र से उसकी डिस्टेंस क्या है, उसका ऊंचावच कैसा है, ये तमाम फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि उस जगह की जलवायु क्या होगी। राइट, ये बात आप समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता देखने का भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर, ये पॉइंट नोट करिएगा। देखिए ये पॉइंट नोट करिएगा कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। ठीक है, राजस्थान की जो जैसलमेर है और बीकानेर है, ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर ये बहुत ही गर्म स्थान है। जबकि जम्मू कश्मीर की द्रास एवं करगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। जम्मू कश्मीर की द्रास एवं करगिल में जो है वो बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। ठीक है, यहाँ पर देखो द्रास और करगिल बहुत बर्फीली क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत अधिक ठंडी होती है। राजस्थान की जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन मुंबई तथा कोलकाता, ठीक है, मुंबई तथा कोलकाता की जो जलवायु है वो मध्यम है। मुंबई तथा कोलकाता की जो जलवायु है वो मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। तो एक तरीके से हमने देखा कि सबसे ज़्यादा गर्म, फिर मध्यम वाला और फिर सबसे ज़्यादा ठंडे वाले। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। कौन? मुंबई और कोलकाता जैसे क्षेत्र, हाँ, बहुत ज़्यादा आर्द्र हैं। आर्द्र मतलब कि ऐसे वायुमंडल ऐसा या फिर इन्वायरमेंट जहाँ पर जो वाष्प की नमी है वो बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली ऐसा कब होता है? उन क्षेत्रों में होता है जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, वो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जो मौसम होता है वो काफ़ी ज़्यादा आर्द्र होता है, काफ़ी ज़्यादा नमी वाला होता है। ठीक है, ये स्थान बहुत ज़्यादा आर्द्र हैं, नमी वाले कह सकते हो। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। ये पॉइंट नोट करिएगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय कहाँ होती है, तो आप बताएंगे कि मेघालय की जो मौसिनराम है, मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान की जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती। जैसलमेर की बात करें तो ऐसा भी कई बार होता है कि किसी वर्ष राजस्थान की जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो जैसलमेर आप बता सकते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो आप मौसिनराम बता सकते हैं। मौसिनराम कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, राइट, इतनी बात समझ गए होंगे आप। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। आगे जो आपको इस चैप्टर में बताया गया है वो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बताया गया है। ठीक है,
हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहते हैं। तो ऐसे पौधे, हालांकि ये परिभाषा कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप एक मोटा मोटा ध्यान रख सकते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं जिनकी टहनियाँ काफ़ी कठोर होती हैं और उनके मतलब एक तरीके से बहुत छोटे होते हैं, उनके सतह से ही उनकी जो शाखाएँ हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? झाड़ियाँ कहलाती हैं, है ना। जैसे कैक्टस, उदाहरण के तौर पे कैक्टस एवं फूल वाले जो पौधे होते हैं, ये झाड़ियों के एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। ये क्या है? झाड़ी है। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं होती हैं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम और आम। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम वृक्ष बोलेंगे, नीम और आम। तो कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम है, जैसे कि नारियल, है ना। नारियल में क्या है? पत्तियों की मात्रा बहुत कम है भाई। तो ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देखो, प्राकृतिक वनस्पति को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। ठीक है, तो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे, घास भी हो सकती, प्राकृतिक वनस्पति में शामिल कौन कौन से हैं? तो घास भी शामिल हो सकता है, झाड़ियाँ भी शामिल हो सकते हैं और पौधे भी। बशर्ते बात यह होनी चाहिए कि जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। राइट, इतनी बात समझ गए। आगे देखें तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखो, यहाँ पर देखो बहुत गहरी बात कही गई है, बहुत गहरी बात कही गई है। तो अलग अलग जलवायु में वनस्पतियों की मात्रा भी अलग अलग होगी। ठीक है, देखो पहाड़ों पर अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, मैदानों में अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी और पठारी क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, द्वीपीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की, तटीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की। तो डिपेंड करेगा कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, उस क्षेत्र की जलवायु जैसी होगी वैसी ही वनस्पतियां पाई जाएंगी। इतनी बात समझ गए होंगे आप। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे मतलब कि एक तरीके से वनस्पतियों की वैरायटी को इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वर्षा की मात्रा। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? वर्षा की मात्रा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब जिस जगह ज़्यादा वर्षा होगी, अब जैसे राजस्थान की जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ बहुत ही एकदम न्यूनतम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर भी वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाएगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जलवायु के अकॉर्डिंग जो है वनस्पतियों की में भी भिन्नता आती है। और लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे की कक्षाओं के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को कवर करेंगे और डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखो भाई, जलवायु में भिन्नता है, अब जलवायु में भिन्नता है तो वनस्पतियों में भी भिन्नता होगी। वनस्पतियों में भिन्नता के कारण रहन सहन में भी भिन्नता होगी। मान लीजिए कहीं पर गेहूं और चावल पैदा होता है, कहीं पर गेहूं पैदा ही नहीं होता, सिर्फ चावल पैदा होता है, तो वहाँ के लोग अपने रहन सहन में चावल को ज़्यादा यूज करते हैं, खाने पीने में चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर मछली उत्पादन ज़्यादा होता है, तो एक तरीके से जैसे केरल वाले साइड में। तो वो डिपेंड करेगा, जलवायु में भिन्नता है उसके कारण वनस्पतियों में भिन्नता है, फिर रहन सहन में भी भिन्नता आ जाएगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमारी भारत की डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता बनाने के इंपॉर्टेंट कारक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बेसिकली हम वनस्पतियों को, प्राकृतिक वनस्पतियों को जो है वो 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले जो ऐसे वृक्ष या फिर ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई 5 मीटर तक, ठीक है, जिनकी ऊंचाई 5 मीटर तक होती है, उनको हम झाड़ी वाली परत कहते हैं। इनको 4 लेयर में बांटते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों को हम कितने लेयर में बांट सकते हैं? 4 लेयर में बांट सकते हैं। पहला, झाड़ी वाली परत, पहली लेयर झाड़ी वाली परत, इनकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक हो सकती है। फिर उसके बाद 20 मीटर तक की ऊंचाई वाले, जिनको हम तरुण वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तरुण वृक्ष कहते हैं। फिर 40 मीटर की ऊंचाई वाले, जिनको हम वितान कहते हैं। ठीक है, इनको हम वितान बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। फिर ऐसे वृक्ष जो लगभग 60 मीटर की ऊंचाई तक हो सकते हैं, उनको हम उद्गामी परत बोलते हैं। तो बेसिकली 4 लेयर में डिवाइड किया जा सकता है, झाड़ी वाली लेयर, तरुण वृक्ष की लेयर, वितान लेयर और उद्गामी लेयर। ठीक है, इसी को इंग्लिश में आप देखेंगे तो इनको एक सर्व लेयर होती है,
एक सर्व लेयर होती है, एक यंग ट्रीज की लेयर होती है, एक कैनोपी होती है, दूसरा इमरजेंट लेयर होती है। ठीक है, दूसरा जो है इमरजेंट लेयर होती है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, सबसे ऊपर इमरजेंट लेयर, फिर कैनोपी, फिर यंग ट्रीज और नीचे श्रब लेयर। ठीक है, तो ये चार जो है आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। हमें वनों की आवश्यकता क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। वनों की आवश्यकता क्या होती है इसके बारे में हमें बताया गया है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है भाई। वनों की आवश्यकता तो आप सभी ने परिचित ही होंगे, आप किसी न किसी प्रकार से वनों का उपयोग तो करते ही होंगे, है ना, चाहे वो फलों के रूप में हो, चाहे वो फिर वनों से आप लकड़ियों प्राप्त करते हो, वनों के लकड़ियों से फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो किसी न किसी प्रकार से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही बेसिकली इसमें आप समझाने की कोशिश करी गई है कि वनों की हमें आवश्यकता क्या है। तो डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे हमें पेड़ पौधे यदि ना हो तो हमें ऑक्सीजन में कमी आ सकती है, और ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण उपयोग हो गया, है ना। आगे हम देखें तो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट कारक है कि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, जिसके कारण उनका अपरदन नहीं हो पाता, होने देती हैं, भूस्खलन नहीं होने देती। तो ये तमाम सारे जो आपदाएं हैं इनसे हमें बचा के रखते हैं यदि हम पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं तो। तथा इस प्रकार वह मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। भाई जब मिट्टी को बांध के रखेंगे ना तो मिट्टी का अपरदन नहीं होने देते, जिससे जो भूस्खलन जैसी आपदाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, जैसे लकड़ी के रूप में। ठीक है, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, एक तरीके का जो गोंदनुमा पदार्थ होता है, गोंद आपने गम इस्तेमाल किया होगा, तो गोंदनुमा पदार्थ जो है वो हमें मतलब वनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, शहद हो गया, गोंद हो गया, इत्यादि में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए वनों के कुछ हमारे इंपॉर्टेंस हो गए, आवश्यकताएं हो गई या फिर, है ना। आगे हमें देखेंगे तो वनों की आवश्यकताओं में ही कुछ आगे और चीजें बताई गई कि हम वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास, वन देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो वन जो है वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास है। वन जो है वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास है। वन जीवों में भाई जैसे बहुत सारे जीव हैं जो जंगलों में रहते हैं, है ना। इंसान तो भाई घर बना के रह लेता है ना। लेकिन बहुत सारे जीव जो हैं उनका आवासीय वन है, घर है। अगर वनों को काट दिया जाए तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे। अब सड़कों पे तो नहीं रहेंगे, वो सड़कों पे रहेंगे तो एक्सीडेंट आप आए दिन देखते ही होंगे कि नील गाय वगैरह, किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया, किसी नील गाय का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, बिल्लियों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो सड़कों पे तो नहीं रह सकते। तो वन एक तरीके से क्या होते हैं, वन्य जीवों के आवास होते हैं, घर होते हैं। ठीक है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। एक सजेशन के रूप में आपको दिया जा रहा है कि जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें अधिक पेड़ पौधे तो लगाने ही चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो पेड़ बचे हुए हैं उनकी सुरक्षा भी करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम पेड़ तो काटे जा रहे हैं और दो चार पेड़ लगा दे रहे हैं, तो उससे काम नहीं बचेगा। जो है उनके संरक्षण भी करो और नए पेड़ पौधे भी लगाओ। कि और चाहिए लोगों को भी पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जो हमारे आसपास के बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी हमें पेड़ पौधों के महत्व के बारे में समझाना चाहिए और उनकी कैसे केयर करनी है वो चीज़ें हमें बतानी चाहिए। एक ये अच्छा कदम होगा, एक ये पॉजिटिव कदम होगा। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव वगैरह मना करके अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकते हैं और इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो एक तरीके से ये पेड़ के संदर्भ में, पेड़ को बचाने के संदर्भ में जागरूकता का कार्य कैसे करना है वो चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब हम पेड़ के कुछ उपयोग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला उपयोग तो है ये कि मिट्टी को बांधे रखते हैं। पेड़ जो होते हैं वो क्या, आप देखेंगे कि इसकी जड़ें देखो कितनी फैली हुई हैं। तो एक तरीके से ये मिट्टी को जकड़ के रखी हुई है, मिट्टी को बांध कर रखी हुई है। ठीक है, पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पेड़ से हमें हनी शहद हो गया, शहद प्राप्त होते हैं। पेड़ से हमें फ्रूट्स, डिफरेंट अनार, सेब, केला, मतलब जितने भी प्रकार के सेब
मतलब फल होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वनों से ही तो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। गोंद हो गया, लाख हो गया ना, गोंद लाख का मतलब वही एक तरीके के गोंदनुमा पदार्थ होता है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, तो जितने भी प्रकार के वन्य जीव हैं उनका जो प्राकृतिक निवास होता है, एक तरीके से प्राकृतिक नेचुरल जो होम है, नेचुरल घर है, वो जो है वन ही होते हैं। तो इमारत बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होता है, रबड़ प्राप्त होता है, ठीक है। फर्नीचर हमें पेड़ की लकड़ियों से हम बनाते हैं फर्नीचर, जो खेल के सामान है, जैसे बैट बल्ला हो गया, तो ये सब हॉकी हो गया, ये सब लकड़ियों के बने होते हैं। ईंधन हमें लकड़ी के ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त होती है। चारा, आश्रय एवं दवाइयाँ इत्यादि, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं हमें प्राकृतिक वनस्पतियों से ही प्राप्त होती हैं। तो जब प्राकृतिक वनस्पतियाँ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हमें उनके संरक्षण पर डेफिनेटली जरूर ध्यान देना चाहिए। कम से कम हमें 206 हड्डियाँ मिली हुई हैं हमारे शरीर में, हम स्वस्थ हैं, हमारे शरीर में मांस है, इनफैक्ट मतलब जो भी ये हमें बॉडी ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया, तो इतनी तो महत्वपूर्ण भूमिका हम अदा करके ही जाए कि प्रकृति से हमने इतना कुछ ग्रहण किया, हम उसके कपड़े पहनते हैं, उसके द्वारा प्रदान किए गए भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको भी कुछ रिटर्न करें। तो एक तरीके से उसी कदम में जागरूकता के संदर्भ में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, उस नज़रिए से, उस पहलू से भी देख सकते हैं, है ना। कम से कम 1-2 पेड़ आप जरूर लगाएं। तो ये मेरी अपील है। और बाकी ये तमाम सारे फ़ायदे तो वन के है ही हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आंसर राइटिंग को ये थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। ये छोटे छोटी शब्दावलियाँ आपके आंसर राइटिंग को इन्हेंस कर सकती हैं, अट्रैक्टिव बना सकती हैं। तो वन्य प्राणी के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि भारत में कैसे वन्य प्राणी पाए जाएंगे। बेसिकली इस चैप्टर का नाम में जो तीसरा शब्द था वो क्या था? वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। तो देखो भाई, भारत में जो है वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। ये बात तो आप समझ गए कि वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का क्या होता है? निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सरीसृपों तथा उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है ना। विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं यहाँ पर निवास करते हैं। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो फैक्ट जरूर लिखेंगे। गुजरात के जो गिर वन है, गुजरात का जो गिर वन है में एशियाई शेरों का निवास है, ठीक है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का क्या है? निवास है। हाथी तथा एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, हाथी तथा एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा जो है असम के जंगलों में घूमते हैं, असम के जंगलों में जो है घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाथी और एक सींग वाला जो गेंडा है वो असम के जंगलों में हमें देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है, ठीक है। ऊंट भारत के रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप जानते होंगे। ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं ना। देखो जो जंगली गधा ये इंपॉर्टेंट है, जंगली गधा जो है ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ठीक है। जंगली बकरी हो गया जैसे, ठीक है, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भालू इत्यादि जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िए हो गए, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो जीव हैं हमारे देश भारत में पाए जाते हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। वन्य प्राणी की बात करें, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मतलब पक्षी भी हमारे देश में पक्षियों की भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, देखो भारत में पक्षियों की बात करें तो जैसे तोता हो गया, मैना हो गया, कबूतर हो गया, बुलबुल हो गया, बतख हो गया, तो इत्यादि तमाम प्रकार की वैरायटी पक्षियों की भी पाई जाती है। मतलब पक्षियों में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा प्रचुरता है, ठीक है। मतलब विविधता और प्रचुरता भी है। प्रचुरता एक अलग शब्द है और विविधता एक अलग शब्द है, तो कंफ्यूज मत होइएगा ना। प्रचुरता का मतलब कि मात्रा कितनी ज़्यादा है और विविधता का मतलब कि कितने प्रकार हैं, वैरायटी कितनी, टाइप्स कितनी है, ठीक है। तो अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का कार्य क्या होता है? तो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। तो जितने भी पक्षी उद्यान होते हैं वो क्या करते हैं?
पक्षियों को उनका प्राकृतिक जो है निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। तो जो उद्यान होते हैं वो शिकारियों से क्या करते हैं, पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो सांपों की देखो कितनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, कम से कम सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। और प्रमुख प्रजातियों की बात करें जैसे कोबरा हो गया और करैत हो गया, ये दो सांप की दो प्रजातियां क्लास 6 के एनसीईआरटी में, कक्षा 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और भी बहुत सारे गांव में आपने बहुत सारे सांपों को बहुत सारे वैरायटी के नाम सुन रखे होंगे, है ना। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियों को तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क्स, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं का शुरू किया है। तो देखो, है ना, बहुत सारे भाई देखो, इनको बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, जानवरों की ऐसी प्रजातियां हैं जो वनों के कटने के कारण वो विलुप्त हो गई हैं। तो और ताकि जो बची हुई प्रजातियां हैं वो विलुप्त ना हो जाए, इसलिए उनके लिए नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, पशु विहार बनाए जा रहे हैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए, सरकार ने जो है हाथियों तथा बाघों को जो है बचाने के लिए बाघ परियोजना, हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। ठीक है, एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले प्रजातियां, ये वही पेज है भाई, डबल हो गया क्या ये, ठीक है। अब आगे एक लास्ट में बताया गया था प्रवासी पक्षियों के बारे में, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। कुछ पक्षी जैसे जैसे पिंटल हो गया, बतख हो गया, कर्लियो हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, है ना, फ्लेमिंगो हो गया, लिटिल स्टिंट हो गया, ऑस्प्रे हो गया, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ये पहले नहीं होते हैं, मतलब हमेशा के लिए यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, ये कभी कभी आते हैं, है ना। प्रत्येक वर्ष एक खास मौसम में ये आते हैं, जैसे कि पिंटल, बतख, करलायो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, ये जो पक्षी हैं प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में, ठीक है, हमेशा नहीं रहते हैं। ये कब आते हैं, सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, ठीक है, सबसे छोटी जो है वो लिटिल स्टिंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिटिल स्टिंट जिसका जो वजन है लगभग 15 ग्राम का है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर दूर तय करके भारत आती है। तो देखो भाई गजब का फैक्ट है ये, है ना। जो लिटिल स्टिंट है ये लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है, वो भी सर्दियों के मौसम में। मतलब गजब का रोचक तथ्य, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसी पक्षियों को हम क्या ऐसी कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, ठीक है। ऐसी बर्ड्स को क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड बोलेंगे। तो ठीक है, ये हमने जो है पूरा चैप्टर एक तरीके से अच्छे से पढ़ लिया है। एक बार थोड़ा सा हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है ना, ताकि चीज़ें जो हैं आसानी से अच्छी तरीके से याद हो जाए आपको। तो फटाफट से हम एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, आपको एक झलक दिखा देंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है। सबसे पहले हमने मौसम के बारे में पढ़ा, ठीक है, मौसम के बारे में पढ़ा। तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है उससे ही हम मौसम कहते हैं। आगे हमने कहा कि भारत में प्रमुख 4 प्रकार के मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम होता है उसको हम सर्दी का मौसम कहते हैं। फिर मार्च से मई तक का जो मौसम है वो गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक का मौसम जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून, जब समुद्र और बेसिकली अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जब पवने स्थल की तरफ बहती है, जो मानसून चलते हैं, वो जब पहाड़ों से टकराते हैं, पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा होती है। तो इसलिए हम इसको दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम भी कह सकते हैं या फिर वर्षा का मौसम कह सकते हैं। और अक्टूबर और नवंबर महीने में जब मानसून लौटने का मौसम होता है तो उसको हम शरद ऋतु कहते हैं। तो शीत ऋतु के बारे में, ये ठंडी ऋतु होती है ना, इसमें सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान बहुत कम होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। इसको हमने डिटेल में समझाया था पिछले चैप्टरों में कि मौसम किस तरीके से परिवर्तन मौसम में होता है ना। तो आप, मुझे उम्मीद है कि सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा।
गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय में गर्म एवं जो शुष्क पवन बहती है, तो लू क्या होती है, जो गर्म एवं शुष्क पवन बहती है उसे हम लू कहते हैं। तो लू के बारे में हमने आपको समझाया था। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर जिसको हम वर्षा का मौसम कहते हैं, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था मानसून के लौटने का मौसम, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। इस समय पवन जो होते हैं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम है। ठीक है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम के दौरान वर्षा भी होती है। बेसिकली पूरे देश में जो वर्षा होती है वो मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय होती है, जब मानसून जाते हैं। लेकिन जब मानसून वापस आते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है, आप ध्यान रखिएगा। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसको हम जलवायु कहते हैं। ठीक है। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु है। ठीक है। जलवायु जो है, मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम है होता है। चूंकि भारत की जो स्थिति है वो उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवनों से ही होती है। भारत में जो कृषि है वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छे मानसून का मतलब क्या है कि पर्याप्त वर्षा हो जाए और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन हो। किसी स्थान की जलवायु जो है उसकी स्थिति, जैसे उसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र से उसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, और उसका उच्चावच कैसा है, इन सभी तमाम फैक्टर पे, तमाम कारकों पे निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता भी देखने को मिलती है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर जैसे स्थान जो है बहुत गर्म है, जबकि वहीं पर जम्मू कश्मीर का जो द्रास है और करगिल है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फीली ठंडक पड़ती है। जबकि मुंबई और कोलकाता की जो जलवायु है वो हमेशा कैसे रहती है, मध्यम रहती है। मतलब कि न तो ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। आगे हमने आपसे बात करी थी कि समुद्र तट पे होने के कारण ये जो समुद्र मतलब स्थान है वो समुद्र तट पे होने के कारण जो इनकी वायु है वो हमेशा आर्द्र रहती है ना। यहाँ पे हमेशा कैसी शुष्क वायु नहीं बहती, मतलब वहाँ पे वायु में जो है थोड़ा सा नमी रहती है। ठीक है। अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो आप बता सकते हैं कि मेघालय के जो मौसिनराम है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में बहुत ही कम वर्षा होती है। कई बार तो वर्षा ही नहीं होती है राजस्थान के जैसलमेर में। फिर हमने प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बात करी थी, है ना। जैसे छोटे पौधे जिन्हें हम छोटे पौधे होते हैं, कुछ बहुत छोटे पौधे जिनको हम झाड़ी बोल सकते हैं, उदाहरण के तौर पे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधों को। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे पौधे होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं। एक बेसिक ओवरव्यू आपको दिया गया है, जैसे नीम और आम के पौधे। ऐसे भी पौधे हो सकते हैं जिसमें पत्तियां की मात्रा जो है बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पे हम नारियल के पौधों को देख सकते हैं, नारियल के पेड़ को देख सकते हैं। घास झाड़ियाँ, देखो ध्यान दीजिएगा कि घास झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा ध्यान रखिएगा कि जो बिना मनुष्य की ऐसी, उसमें घास भी शामिल हो सकते हैं, झाड़ियाँ भी शामिल हो सकते हैं और पौधे भी शामिल हो सकते हैं, और ना, और ये बिना किसी मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, मतलब ये स्वतः ही उपज आते हैं। इनको हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। देखो, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी होंगी वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है वर्षा। वहाँ पर वर्षा की कितनी मात्रा हो रही है ये निर्भर करेगी कि वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी होंगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे हमने आपसे बताया था कि ये हम जो है प्राकृतिक वनस्पतियों को 4 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। झाड़ी वाली परत, तरुण वृक्ष की परत, बीतान और उद्गामी परत। इंग्लिश में भी इसको इमर्जेंट लेयर, कैनोपी, यंग ट्रीज और श्रब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी बात हमने करी थी। हमें वनों की आवश्यकता ही क्यों होती है, तो वन की आवश्यकता हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझा था, है ना।
तो ये डायग्राम में इसमें आपको डिटेल में बताएगा कि वनों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। सबसे पहले कि मिट्टियों को बांध के रखते हैं जिससे जो है भूस्खलन जैसी आपदाएं नहीं होती हैं। हमें दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, ऑक्सीजन, शहद, फल, जितने भी बेसिकली मूलभूत दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले जो मूलभूत चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वनों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, वन प्राणी सबसे इम्पोर्टेंट जो इस्तेमाल होता है। मान लो हम तो घर बना के रह लेते हैं, लेकिन जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, उनका जो प्राकृतिक निवास होता है वो वन ही होते हैं। ठीक है, वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है, तो ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ऊँट जो है ना, बात करें तो सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होते हैं। गुजरात के जो गिर वन है उसमें ऐसे शेर निवास करते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे जो है असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। ऊँट जो है रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जंगली गधा जो होता है ये कच्छ के रन में पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली गधा जो है कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया, नीलगाय, चीता इत्यादि भी भारत में पाए जाने वाले जीव हैं। ठीक है, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता पाई जाती है। पक्षी भी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में पक्षी जैसे तोता हो गया, मैना हो गया, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि इनकी वैरायटी है। बहुत सारे पक्षी उद्यान भी बनाए जाए जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। भारत में सांपों के भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कोबरा और करहत जो हैं मुख्य प्रजातियां हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण, वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण जो है काफ़ी प्रजातियां जो है वन्य जीवों की प्रजातियों में तेजी से गिरावट आई है। बहुत सी प्रजातियों तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, पशु विहार, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे स्थापित किए जा रहे हैं जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। भारत ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी योजनाओं को शुरुआत की है। प्रवासी पक्षियों के बारे में हमने बताया था। प्रवासी पक्षी वे पक्षी होते हैं जो हमेशा स्थायी रूप से भारत में तो नहीं रहते, लेकिन एक खास सीजन में, एक खास मौसम में वो भारत आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि पिंटल बतख, करलाइयो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट जैसे कुछ पक्षियाँ हैं जो प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में भारत आती हैं। और हमने एक बहुत ही रोचक तथ्य देखा था कि जो छोटी लिटिल स्टिंट है जिसका वजन लगभग 15 ग्राम है, यह आर्कटिक प्रदेश से लगभग, ध्यान रखिएगा, ये आर्कटिक प्रदेश से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। ठीक है, तो ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, हिंदी में प्रवासी पक्षी इनको बोला जाता है। तो अब हम फाइनली आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जहाँ पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और पूरा चैप्टर हमें कितना समझ में आया, हमने कितनी चीज़ों को सीखा, वो सारा टेस्ट जो है अभी आपके 5 मिनट में आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब भाई आइए हम ध्यान से, है ना, आइए हम ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो कहाँ से आती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो है स्थल की तरफ बढ़ती है। ठीक है, स्थल की तरफ बढ़ती है, तो इसी से क्या होता है, इसी से हमारे वर्षा होती है। ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो वर्षा, भारत की जो पूरी कृषि है वो लगभग वर्षा पर ही निर्भर है। भारत की जो पूरी कृषि है वो लगभग क्या है, वर्षा पे ही निर्भर है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, हेलो, नमस्ते पापा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो भारत के विभिन्न मौसम क्या कौन कौन से हैं, तो सर्दी हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा, ठीक है, वर्षा हो जाएगा और शरद। ठीक है, वर्षा और शरद, तो ये 4 मौसम भारत में बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 मौसम भारत में बेसिकली पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो ऐसे घास, पेड़, पौधे, है ना, वृक्ष हैं जो बिना किसी मानव सहायता के उपजते हैं, उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न में विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमने बताया था कि मौसिन राम जो है ये सबसे मेघालय में है, और मौसिन राम जो है ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये सबसे अधिक वर्षा वाला जो है क्षेत्र है। आगे आपने बताया था कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ जैसे जो जीव हैं ये पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, मतलब काफ़ी ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। कहाँ से? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, खाली स्थान भरना है हमें। गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो शरद ऋतु में भी यहाँ पे, ठीक है, शरद ऋतु जब मानसून वापस लौट रहे होते हैं तब यहाँ वर्षा होती है। बेसिकली जो वर्षा ऋतु होती है बाकी देश के बाकी क्षेत्रों में तो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन जब मानसून वापस आते हैं तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है कि गुजरात के गिर वन में जो है एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। तो आज की क्लास बस यही तक। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, और अपना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।